नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के अध्यापन सत्र में हम अध्ययन करेंगे रेशम या सिल्क के बारे में। रेशम भी ऊन की तरह ही प्रोटीन फाइबर है। यह कीड़े की लार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है, जो वातावरण की हवा के संपर्क में आकर सूखकर रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़ों का पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और इसकी पत्तियों को खाकर जीते हैं और फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। अतः रेशम उत्पादन हेतु शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छी प्रकार से इन पेड़ों की देखभाल की जाती है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है रेशम के कीड़ों का पालना, और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। रेशम उत्पादन की यह पहली प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है और इस अल्प अवधि में वह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये 4 अवस्था हैं अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अंडा। पूर्ण आयु प्राप्त मादा कीड़े 3 दिन में ही अंडे देते हैं। अंडों को विशेष वस्त्र या कागज पर दिलाए जाते हैं। इन अंडों को हवादार, नमीयुक्त, प्रकाशमय एवं ठंडे स्थानों में 12 से 15 दिनों तक रखा जाता है। 15 दिन के पश्चात यह अंडा लार्वा में बदल जाता है। लार्वा अवस्था में इसकी देखभाल काफ़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। प्रत्येक अंडे से 3 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है, जिन्हें बांस की बनी गोल या चटाई रूपी ट्रे में रखा जाता है। इन्हें शहतूत की पत्तियां खाने को दी जाती है। लार्वा बड़ी तेजी से पत्तियों को खाते हैं। इस अवस्था में ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। औसतन एक लार्वा अपने वजन से 38,000 गुना पत्ते खाता है। अब इसकी लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर तक हो जाती है। 30 दिन के पश्चात यह लार्वा पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और इस बीच लार्वा 3-4 बार क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक अवस्था में यह अपनी स्किन को बदल देता है। चौथी अवस्था में कीड़े के त्वचा का रंग सलेटी से बदलकर गुलाबी हो जाता है और इसका आकार अंग्रेजी के 8 अक्षर के जैसा हो जाता है। यह लगातार अपने सिर को झकझोरता है, जो कि इस बात का द्योतक है कि अब वह कोकून बनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टेप इसकी है प्यूपा। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करने लगते हैं। इसके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं, जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलती है। इनमें से एक फाइब्रिन और दूसरा सेरेसिन नामक गोंद होता है, जो वातावरणीय हवा में सूखता जाता है। सूखने के पश्चात ये आपस में सड़ जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं। 24 घंटे में कीड़े इतनी अधिक लार स्रावित करते हैं कि समय उसी में छुपकर अपने ऊपर सेरेसिन का सफ़ेद कोट बना लेते हैं। 3-4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। रेशम की प्राप्ति हेतु इसी अवस्था में कोकूनों को एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हें गर्म पानी अथवा भाप में डालकर इनके अंदर छिपे कीड़ों को मार दिया जाता है। गर्म पानी से गोंद ढीला हो जाता है और रेशम का रेशा लपेट लिया जाता है। अब इसकी लास्ट अवस्था है कीड़ा। जिन कोकूनों से अंडे प्राप्त करने होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। पूर्ण आयु प्राप्त करने पर ये कोकूनों को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। परिपक्व कीड़े 3 दिन के भीतर अंडे देने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार कीड़े का जीवन चक्र चलता रहता है। अब रेशम के उत्पादन का सेकंड स्टेप है कोकूनों की छटाई।
कोकूनों को एकत्र करने के पश्चात रंग, आकृति, रचना और आकार के अनुसार छटाई की जाती है। अंडाकार और गोल कोकून को रेशा तैयार करने के लिए छांटा जाता है। कई बार लिंग के आधार पर भी कोकूनों की छटाई की जाती है। इसके लिए स्वचालित बेल्ट पर कोकूनों को रखा जाता है। नर जाति के कोकून भारी होने से नीचे गिरते जाते हैं और मादा कोकून हल्के होने के कारण एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट है गोंद को ढीला करना। कोकूनों की छटाई के पश्चात इन्हें गर्म पानी या गर्म भाप में डालते हैं। इससे इसके अंदर छिपे कीड़े मर जाते हैं। साथ ही गोंद ढीला होकर मुलायम हो जाता है। अब इन्हें ठंडे पानी से धोकर इनके ऊपर हल्का ब्रश फेरकर इसका छोर प्राप्त कर लिया जाता है। धागे लपेटना। कोकूनों से छोर प्राप्त कर लेने के पश्चात धागे को लपेटा जाता है। रेशम का एक अकेला धागा अत्यंत बारीक एवं कोमल होता है, इसलिए 3 से 8 कोकूनों के धागों को एक साथ छोर निकालकर रील पर चढ़ाए जाते हैं। धागे लपेटने का कार्य निपुण एवं कुशल ऑपरेटरों के द्वारा किया जाता है। जैसे ही एक कोकून का धागा समाप्त होता है या टूटता है, निपुण ऑपरेटर उसी वक्त अति शीघ्रता से दूसरे कोकून से धागा जोड़ देता है। प्रत्येक कोकून से लगभग 100 से 200 फीट तक अविरल लंबाई का धागा लपेट लिया जाता है। तत्परांत धागों से लच्छियां बना ली जाती है। इन लच्छियों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हवा के द्वारा सुखाया जाता है। सूख जाने के पश्चात वस्त्र के निर्माण हेतु भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसका है गांठें तैयार करना। लच्छियों को 5 से 10 पाउंड की बुक में बांधी जाती है। अब ये सिल्क फिलामेंट बटाई हेतु तैयार रहता है। धागा बनाना। रेशमी धागों का निर्माण भी कुशल, योग्य एवं निपुण व्यक्तियों के द्वारा, विशिष्ट विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि, तेजस्वी आंखें और अभ्यस्त उंगलियां लच्छियों को देखकर ही उनकी किस्म को पहचान लेती हैं। वह इन्हें रंग, आकृति, बारीकी, बनावट, लंबाई आदि के आधार पर इसकी छटनी की जाती है। छटाई के पश्चात लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे रेशे में उपस्थित गोंद नरम होकर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। सेरेसीन के ढीला होने से धागे बनाना आसान होता है। तत्पश्चात पुनः लच्छियों को सुखाया जाता है। सूखे लच्छियों को फ्रेम पर चढ़ाकर इनके फ्रेम को बोबिन पर लपेट दिए जाते हैं। लपेटते समय ही इन पर वांछित या आवश्यकता अनुसार ऐंठन दी जाती है। धागे में समानता लाने के लिए इन्हें रोलरों के बीच में से होकर निकाला जाता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रियाओं के पश्चात धागा बुनाई हेतु तैयार हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसका गोंद हटाना। गोंद हटाने की क्रिया वस्त्र बनाने के पश्चात भी की जाती है। धागे में कुछ गोंद उपस्थित होते हैं जिन्हें अंशतः हटाया जाता है, परंतु गोंद को पूर्ण रूप से नहीं हटाया जाता। पूरा गोंद हटाने से रेशे कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। अंशतः गोंद हटाने से धागे मुलायम, चमकदार और आकर्षक हो जाते हैं। इनकी सौंदर्यात्मक में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अतः गोंद हटे वस्त्र को शुद्ध रेशमी वस्त्र कहते हैं। इनकी रचना अत्यंत सघन होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है वजन बढ़ाना। रेशमी वस्त्रों को सर्वसुलभ बनाने हेतु इनके धागों पर धातु जैसे लोहा, टिन आदि सटाकर भारी बनाया जाता है। रेशमी धागों में इन धातुओं के प्रति काफी सादृश्य रहता है, अतः ये धातु धागे से शीघ्रता से चिपककर एक साथ हो जाते हैं। धागों में धातु सटाने की क्रिया ही वजनीकरण कहलाती है। इससे वस्त्र कुछ कड़े, दृढ़ एवं सघन हो जाते हैं, परंतु इनमें प्रत्यास्था, प्रतिस्कंता एवं मजबूती का अभाव रहता है। अतः वस्त्र जहाँ से मुड़ते हैं वहीं से कट जाते हैं और ऐसे वस्त्र टिकाऊ नहीं होते। ब्लीचिंग। तीव्र एवं शक्तिशाली ब्लीच रेशमी वस्त्रों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे रेशे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए हल्के एवं मृदु ब्लीच जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रंगना। ऊन के समान रेशम में भी रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इस पर चटकीले रंग सुंदर ढंग से चढ़ते हैं, रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धूप, प्रकाश और धुलाई से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते।
अम्लीय रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। छपाई। रंगाई के पश्चात रेशमी वस्त्रों की छपाई की जाती है। इन्हें किसी भी रंग और विधि से सुंदर डिजाइनों से अलंकृत एवं सुशोभित किया जा सकता है। लास्ट स्टेप इसका है परिष्कृति एवं परिसज्जन। रेशम प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत कोमल, महीन, सौंदर्यात्मक एवं वैभव से परिपूर्ण रहते हैं, अतः इन पर परिष्कृति एवं परिसज्जा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद। इसी के साथ आपके रेशम का उत्पादन समाप्त होता है।